नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री राम भक्त सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीर्थ योजना पोर्टल का शुभारंभ किया, जबकि पूरे प्रदेश में 315 रामलीला संगठन से जुड़े रामलीला समितियों के हजारों लोग यहां पहुंचे, जिन्हें सम्मानित किया गया और सत्कार भी दिया गया। दरअसल ये भव्य समारोह गीता जयंती से पूर्व कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज के, बोलो श्री राम भक्त पवन सुत हनुमान जी के। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के बीच में बने पुरुषोत्तम बाग में मंगलवार को श्री राम जी के भक्त सम्मान समारोह को आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही रामलीला कमेटियों के 325 सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 3 स्पेशल एसी ट्रेन में तीर्थ यात्रा के दौरान दर्शन कराए जाएंगे। हरियाणा के 28 लाख बुजुर्ग मुफ्त में तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं राम भक्त होने पर अभिनंदन करता हूँ। राम जी का नाम ही अपने आप में बड़ा है। राम नाम में बहुत ताकत है। साथियों, ये राम जी का अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है। शब्द है केवल 2 अक्षर का रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। ऐसे राम जी के नाम से हम जो प्रदेश भर में नहीं बल्कि रामलीलाएं तो समुद्र से लेकर हिमालय तक पूरे देश में होती है, न केवल देश में होती बल्कि विदेशों में भी रामलीलाओं का मंचन होता है। आप सब ये जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आपको भी कल्पना नहीं होगी कि कितना बड़ा काम ये आप कर रहे हैं। कितना बड़ा ये काम है, बहुत बड़ा काम है। सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं, उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। जो अयोध्या जाने वाले लोग हैं, 22 जनवरी के बाद जो पहला जत्था जाएगा, पहला जत्था इन्हीं सब लोगों का भेजेंगे। उसके साथ और कितनी बोगी होंगी उनको भेजेंगे। तब तक विस्तार से योजना बन जाएगी। आप लोग जरूर जाइए। एक विषय तो ये है। सीएम ने कहा कि देश विदेश में रामलीला का मंचन होता है। अपनी संस्कृति को जोड़े रखना रामलीला की भूमिका है। हम सामान्य नहीं, बड़ा काम कर रहे हैं। रामलीला कब से शुरू हुई, ये सोचने का विषय है। लोग सभी काम छोड़कर रामायण सीरियल देखते थे। राम भगवान ने सभी मर्यादाओं का पालन किया। भगवान के चरित्र का गुणगान शब्दों में नहीं किया जा सकता। भगवान श्री राम ने अच्छे पुत्र और भाई की भूमिका निभाई। रामलीला होती है तो इलाका राममय हो जाता है। हरियाणा में 325 ऐसी रजिस्टर्ड कमेटियां हैं जो रामलीला का मंचन पिछले कई वर्षों से करती आ रही हैं। कितना बड़ा
भाव विभोर होकर के समाज में ये विचार चलता है। जब हम टीवी सीरियल महाभारत और रामायण जब चलती देखते थे सड़क के ऊपर, क्योंकि उस समय टीवी बहुत कम होते थे, कहीं कहीं हमको देखने को मिलते थे, किसी ढाबे पर मिल गया, किसी रेस्टोरेंट पर मिल गया, रोड साइड पर चलते हुए भी बसें, सवारियां बसों को रोक देती थी कि आप यहां रोक लो, हमको शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन, जिस दिन ये मंचन होता था, हमको रामायण देखने दो, हमको महाभारत का सीरियल देखने दो। घंटा घंटा भर वो रुकी रहती थी बसें। ये बात ठीक है कि नहीं है? तो सामान्य काम नहीं कर रहे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। मित्रों, राम जी के जीवन से जो उनके जीवन के आदर्श हैं वो जनता में हम बताते हैं। राम जी के समय में जो जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई, चाहे वो पुत्र की निभाई, चाहे पिता की निभाई, चाहे भाई की निभाई, चाहे राजा के निभाई, किसी की भी भूमिका निभाई, उस भूमिका ने उन्होंने जीवन की जो मर्यादाएं होती हैं वो स्थापित की हैं कि एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श पति कैसा होना चाहिए। उन्होंने उस समय मर्यादाएं कायम की हैं। बहुत लोग भगवान माने रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के शायद हम गुणों को वर्णन उस प्रकार से नहीं करेंगे, अगर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेंगे तो उनके गुणों का वर्णन आसानी से हो सकता है। भगवान राम जी के बारे में कोई बोलना इतना आसान भी नहीं है और कोई कम शब्दों में, कम बातों में रखा भी नहीं जा सकता है। हम जो रामलीलाओं का मंचन करते हैं उसमें भी कितनी ही लीलाओं के वर्णन हम करते हैं, कितनी सारा इतिहास सारा बताते हैं, कई दिन लग जाते हैं रामलीलाओं के। ये भी एक खोज का विषय है कि आखिर रामलीलाएं शुरू कब से हुई। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान राम जी के समय ही, जब वो अयोध्या से श्रीलंका गए थे तो उनके जाने के बाद उनके बचपन की लीलाएं उन 14 वर्षों में अयोध्या में भी होने लग गई थी कि राम जी को याद करने का क्या तरीका, उनके बचपन की लीलाओं को दिखाओ। कुछ कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में वापस लौट आए थे लंका विजय के बाद, उसके बाद पूरा जीवन चरित्र ये रामलीलाओं के माध्यम से शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 200-300 ईसा पूर्व की जो शताब्दी बीसी जिसको कहते हैं, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, उस समय से ही और रामलीलाएं होनी शुरू हुई थी। एक जगह मैंने पढ़ा कि रामचंद्र मानस जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसके बाद आज का जो स्वरूप रामलीलाओं का है उसके बाद शुरू हुआ। आज हरियाणा में भी ऐसा मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 300 से ऊपर, क्यों 325 के लगभग रामलीलाएं होती हैं। 325 ये तो जो मुख्य रामलीलाएं, जो रजिस्टर्ड रामलीलाएं हैं, हर शहर के अंदर कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कुछ कस्बों में होती हैं, गांव में होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं गली मोहल्ले में बच्चे भी करते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे ग्रुप भी करते हैं। जब रामलीलाएं होती हैं तो एक बड़ा एक वातावरण उसका बनता, राममय हो जाते हैं सब लोग। तो इस नाते से जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें सरकार की ओर से जितना सहयोग होना चाहिए वो ना हो सकता हो, फिर भी जहां कहीं हमारे लोग जाते हैं, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान जो करना होता करके आते हैं। ऐसे अवसर पर मैं जरूर घोषणा कर सकता हूं कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई जिसको सरकार दूर कर सकती है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। भरपूर आप बढ़िया ढंग से अपनी रामलीलाओं को आगे बढ़ाओ। सीएम मनोहर लाल ने राम भक्तों को आश्वासन दिया कि रामलीला में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पीएम मोदी राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन पर एक बार फिर दीपावली मनाई जाएगी। 22 जनवरी को लोग अयोध्या आएंगे। 22 जनवरी को पहला जत्था अयोध्या जाएगा।
उद्घाटन के बाद हर रोज लोग राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। आप जैसे राम भक्तों ने, मैं भी उसमें शामिल ही था, मुझे पता भिवानी से हम कार सेवकों को शाम के समय ट्रेन भर भर के फैजाबाद भेजा करते थे। ये 1980, 82, 85 में जब ये आंदोलन चले थे, तो सबने मिलकर के इस प्रयत्न को इतना ज्यादा एक आक्रामक बनाया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहयोग किया और उसका निर्णय हुआ और वहां पर एक भव्य राम मंदिर जी का एक निर्माण होना चाहिए और उसके नाते से हर प्रकार की तैयारी पूरी हो गई है। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और जो दिन बताया गया है कि 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उस दिन फिर एक दिवाली, उसी प्रकार की दिवाली जब प्रभु रामचंद्र जी लंका विजय के बाद वहां आए थे, वैसी एक दिवाली 22 जनवरी को होगी। सारे देश भर में हमको ये दिवाली मनानी है, सारे देश भर में मनानी है। और अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जनता लालायित है। उतना ही इसमें ध्यान करना है कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, उस दिन तो वहां बहुत सीमित लोग जाएंगे, वरना सारे देश के लोग वहां चल पड़े तो शायद वो कार्यक्रम भी अस्त व्यस्त हो सकता है। वो तो सीमित लोगों की एक सूची बनी है, वही जाएंगे, धर्माचार्य जाएंगे, कुछ प्रमुख लोग जाएंगे। जैसे उद्घाटन का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद हर दिन हजारों लाखों लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उनकी व्यवस्थाएं वहां कर दी हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि नशा तस्करों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नशे से युवाओं को बचाने की कोशिश जारी है। बेटियों को बचाने वाला सबसे पहला प्रदेश हरियाणा है। श्री राम का झंडा उठाकर चलने वाली बीजेपी ने एक बार फिर से अपने कामों से ये साबित कर दिया है कि श्री राम भक्ति उनकी पार्टी से पहले है। और इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने राम भक्तों को सम्मानित किया है और साथ ही राम भक्ति का संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर भारतीय को देश सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम से जोड़ा है। तो वहीं इसी कड़ी में सोमवार को जिला सोनीपत में वृद्धाश्रम सम्मान भत्ता के लाभ पात्रों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेवा भाव का परिचय देते हुए जिले के 3000 नए लाभ पत्रों की एक साथ पेंशन स्वीकृति की। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और मानव सेवा के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ संकल्प लिया है और उसी भावना पर चलते हुए पिछले 9 वर्षों से लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और हरियाणा की 2,80,00,000 जनसंख्या को अपने परिवार मानते हैं और परिवार के मुखिया के नाते उनके हर दुख तकलीफ को दूर करने का प्रयास करता हूं। के लिए क्यों काम करता है कोई व्यक्ति, मुझे कई लोग पूछते हैं, आपके मन में इतने सारे विचार क्यों आते हैं, ये लाभ इसको दे दो, ये लाभ उसको पहुंचा दो, ये लाभ उसको पहुंचा दो। मैंने कहा आपके परिवार में कितने लोग हैं? उन्होंने गिनाया, मेरे माता पिता हैं, मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है, मेरे बच्चे हैं, एक 8-10 परिवार के सदस्य हैं। मैंने कहा आप उनके लिए काम करते हैं ना? मैंने हाँ करता हूं। मुझे जो आय होती है मैं उनके लिए ही सब कपड़े भी लेके आता हूं, उनके जूते भी लेके आता हूं, उनकी बीमारी में भी पैसा खर्च करता हूं, उनकी पढ़ाई पर भी करता हूं, बुजुर्गों की सेवा भी करता हूं। क्यों करते हो? अगर मेरे अपने रिश्तेदार हैं तो पैमाना क्या है, जो रिश्तेदार है उसकी सेवा करो। अब ये भाव मन में लाने के लिए जब हमने विचार किया कि मेरे पास हरियाणा की जिम्मेवारी आई है मुख्यमंत्री के नाते, तो क्या मैं ये 2,80,00,000 लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं मान सकता? और मान करके तभी विचार आता है कि समाज के अंदर, जैसे परिवार में भी कोई कमजोर व्यक्ति भी हो जाता है किसी कारण से, शरीर के कारण से उसकी किसी मानो और कमी हो जाती है, उस कमी के कारण से, तो ऐसे समाज में भी अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं उनमें भी कोई न्यूनता रह जाती है।
तो सेवा का हक, पहला हकदार वही होता है जिसके अंदर कोई कमी हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। इन चीजों को सामने रख करके हमें बताया, सिखाया तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मेरा मोदी जी के साथ बहुत पुराना संबंध है। उनका विचार भी यही है जो हमारा विचार है। वास्तव में तो हम किसी एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं दोनों। कुछ लोग जानते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हेडगेवार यूनिवर्सिटी। तो वहां सिखाया ही जाता है कि समाज अपना है, समाज के साथ प्रेम करो। हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले तो यह आया कि समाज में जो बीमार हो जाते हैं व्यक्ति, उनका आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होती है, तो कोई ना कोई पैसा खर्च होता है, कोई योजना बनाई जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने योजना दे दी, क्या? आयुष्मान भारत। उस आयुष्मान भारत में हर ऐसा गरीब परिवार जो बीपीएल जिसको हम कहते हैं, उसका 5 लाख रुपए का बीमा, घर में कोई बीमार हो जाए उसका खर्च सरकार उठाएगी। उस योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवार, 15.5 लाख परिवार आए। हमें लगा कि नहीं, हमारे यहां गरीबी की रेखा की जो लिमिट है वो 1,20,000 की बजाय हमें थोड़ा ऊपर करनी चाहिए। तो हमने उसको 1,80,000 कर दिया और 14 लाख परिवार आ गए, तो हमारे यहां 29 लाख परिवार हो गए। तो आज 40 लाख ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा इसका लाभ उठा रहे हैं। और यही बात राशन कार्डों में भी हुई। हमने 12 लाख 13 लाख का राशन कार्ड भी नए बनाए कि इनको भी लाभ देना चाहिए। और साथ में ये भी तय किया कि इनको सबको क्या 1,80 से रखना, नीचे रखना जरूरी है। तो तब ध्यान में आया कि नहीं, इनका अगर रोजगार, इनके अगर व्यवसाय को बढ़ाया जाए, कुछ लोगों को प्राइवेट नौकरी मिले, किसी को सरकारी मिले, और गरीब आदमियों को पहले लाभ दो। हमने गरीब के परिवार जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उसके बच्चे को 5% अंक अतिरिक्त दिए कि पहले इसमें से लो, बाद में फिर दूसरों में से लो। 5% अलग नंबर। अभी जो भर्तियां हो रही है ना सरकारी, इसमें लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो 5% अलग नंबर लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनका लाभ होता है। ताकि इनको अगर आगे बढ़ाएंगे, प्रश्न खड़ा किया किसी ने, अगर मान लो इस तरीके से कोई आदमी 1,80 से ऊपर पहुंच जाए तो पहुंच जाए तो ठीक है, राशन कार्ड की क्या जरूरत रहेगी, आयुष्मान की जरूरत क्या, वो अपने आप ही कर लेगा। अगर कोई 20-30-40 हजार का महीना किसी घर में आने लग जाए और वो 5-6 लाख रुपया साल का आ जाए, तो इसको 5-7-10 हजार रुपया राशन कार्ड की जरूरत क्या रहेगी क्या? तो हमारा मकसद कोई पैसे यानी बांट करके या राशन उसके घर में पहुंचा करके खुशी नहीं होती। खुशी ये होती है कि वो गरीबी से कैसे निकले, ऊपर कैसे आ जाए, उस गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ाना। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।